Hello everyone, this is Rupesh Kumar. Welcome you all in this ITJM 2017 फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन। आज अपन ITJM 2017 का सेक्शन बी का MSQ क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। फॉर ए पॉइंट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू P जेट कैप लोकेटेड एट द ओरिजिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। एक डायपोल मोमेंट है जिसको ओरिजिन पे रखा गया है और इसका डायरेक्शन जो है डायपोल मोमेंट पी है और ये जेड कैप यानी कि जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग ये डायरेक्टेड है। ये जेड कैप उसका यूनिट वेक्टर को बता रहा है कि ये किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जेड डायरेक्शन में है। तो अपने को जो ऑप्शन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वर्क डन और फोर्स वगैरह निकालना है। तो सबसे पहले आपको बता दीजिए कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का उसके इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल होता है एट ए डिस्टेंस आर एट एन एंगल थीटा इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाय यहाँ पे आप देख सकते हैं इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डायपोल इज पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू 2 cos थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। आर डिस्टेंस है कि कितना डिस्टेंस पे आप निकाल रहे हैं, पी डायपोल मोमेंट है और थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन पॉइंट टू द डायपोल मोमेंट, ठीक है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो फिक्स हो गया, इसको जेड डायरेक्शन में रखा गया है, ठीक है। और अगर अपन कोऑर्डिनेट में अगर अपन वाई डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट का निकाल रहे हैं तो थीटा 90 हो जाएगा। अगर जेड डायरेक्शन में ही पॉइंट पे किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं जेड एक्सिस में तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर अपन एक्स एक्सिस में किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो थीटा 90 हो जाएगा। एक्स और वाई के केस में 90 होगा, जेड के केस में 0 हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट डायपोल मोमेंट और आर का दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो थीटा 0 हो जाएगा। अदर केस में 90 होगा, ठीक है। और पोटेंशियल जो होता है दोस्तों वो भी पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कॉस थीटा होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्यू है, यहाँ पे आर स्क्वायर है। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में 1 बाई आर क्यू और 1 बाई आर स्क्वायर का रिलेशन होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसको एक एक करके। MSQ क्वेश्चन है तो सारा ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन ए में कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0, B, 0। दरअसल ये कोऑर्डिनेट को बता रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट B और जेड कोऑर्डिनेट 0। देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कहाँ पे निकालना है, वाई एक्सिस में निकालना है एट डिस्टेंस B, ठीक है। तो चूँकि डायपोल मोमेंट फिक्स है जेड एक्सिस में और ये पोजीशन अपना B वाई एक्सिस में हो गया तो जेड और वाई एक्सिस के बीच थीटा 90 होता है। तो जहाँ जहाँ आपको फॉर्मूला में थीटा दिख रहा है वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अब यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0 B 0, फार्मूला ये वाला यूज करते हैं। थीटा की जगह 90 रख दीजिए और आर के जगह दोस्तों कितना डिस्टेंस में निकालना है, B डिस्टेंस पे। तो आर के जगह आर क्यू की जगह BQ हो गया और थीटा देखिए 90 दोस्तों साइन 91 होता है और ये कितना हो गया, 0 हो गया। कॉस 90 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये टर्म 1 हो गया। तो 1 इंटू पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BQ कितना होगा दोस्तों, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BQ होगा और ये नॉट इक्वल टू 0 है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 0 B 0 मैग्नीट्यूड का सिर्फ बात करें तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब नॉन जीरो वैल्यू है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में क्या कह रखा था कि ये 0 है, तो इस तरह से ऑप्शन ए क्या होगा, गलत है, क्योंकि ये क्या है, नॉन जीरो है। दोस्तों इसका ऑप्शन बी भी चेक कर लेते हैं, सारे को एक एक करके चेक कर। ऑप्शन बी में बोला था दोस्तों कि अगर एक क्यू चार्ज को 0 B 0 पोजीशन से 0 0 B पोजीशन में ले जाया जाए तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। दोस्तों आपको बताते चले कि जो वर्क डन होता है किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट ले जाने में, दैट इज नथिंग बट दैट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। तो चार्ज की हुआ दोस्तों और उस 2 पॉइंट के बीच का अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर पाएँ तो अपना आंसर आ जाएगा, यानी वर्क डन आ जाएगा। दोस्तों ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, हमारा फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट क्या है दोस्तों, 0 B 0 और फाइनल पॉइंट क्या है दोस्तों, 0 0 B। आपको बताते चले कि डायपोल के चलते जो दोस्तों इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते दोस्तों किसी पॉइंट पे r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है एट एंगल थीटा है, कितना होता है, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर कॉस थीटा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला पॉइंट है हमारा वो क्या है, 0 B 0 पे है, मतलब ये कहाँ पे है, वाई एक्सिस में है। और ये 0 0 B है, मतलब ये कहाँ पे है दोस्तों, जेड एक्सिस में है। तो जो फाइनल पॉइंट है दोस्तों उस केस में थीटा कितना होगा हमारा, 0 होगा। और जो फर्स्ट केस है दोस्तों उसमें हमारा थीटा कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट दोस्तों जेड एक्सिस में है और जो फाइनल पॉइंट है वो भी जेड एक्सिस में निकालने बोल रहा है, जेड एक्सिस का पॉइंट है। और ये जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है वो कहाँ पे है दोस्तों, वाई एक्सिस में है और डायपोल मोमेंट जेड एक्सिस में है। तो फर्स्ट केस में थीटा 90 होगा दोस्तों, सेकंड केस में थीटा 0 डिग्री होगा। तो देखिए अब V एट 0 0 B माइनस V एट 0 B 0, ठीक है। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। फाइनल पॉइंट पहले ले रहे हैं, इनिशियल पॉइंट बाद में ले रहे हैं।
दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह बी हो गया क्योंकि बी डिस्टेंस पे निकालना है, बी स्क्वायर, और इस फर्स्ट केस में ये 0 0 बी है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है तो कॉस 0 डिग्री, माइनस ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना डिस्टेंस, बी डिस्टेंस तो बी स्क्वायर, और ये किधर है दोस्तों, अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो क्या हो जाएगा थीटा 90, तो कॉस 90। दोस्तों ये कॉस 0 1 हो जाएगा और ये कॉस 90 0 हो जाएगा, तो कॉस 90 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया और ये कॉस 0 1 हो गया, तो बचा कितना दोस्तों, क्यू पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर। और आई थिंक कि ऑप्शन में यही ऑप्शन भी है, मतलब आंसर भी यही है शायद उसका, क्यू पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, यस क्यू पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, तो ऑप्शन ए तो गलत हो चुका था, बी सही है। सी में कह रहा है दोस्तों द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट B00 इज 0, B00 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, ऐसा वो कह रहा है। दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना डिस्टेंस पे, बी डिस्टेंस तो बी स्क्वायर, और कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या लेंगे, आप देख सकते हैं कि हमको अलॉन्ग एक्स एक्सिस निकालना है बी डिस्टेंस पे, क्योंकि वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 है, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर निकालना है तो ये एक्स एक्सिस और डायपोल मोमेंट हमारा जेड एक्सिस में है, तो दोस्तों थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये इज इक्वल टू कितना आ गया 0। यानी जो पोटेंशियल है दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस डायपोल के चलते एट द पोजिशन B00 इज 0, यानी ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, सही है। तो ए गलत है, बी सही है, सी भी सही है। अब बात करते हैं ऑप्शन डी के बारे में। ऑप्शन डी में क्या निकालने बोला है दोस्तों, इफ़ ए चार्ज Q is capped at 00 B, it will exert a force of magnitude QP by 4 pi epsilon naught B square on the dipole। आइए दोस्तों फोर्स निकाल लेते हैं। तो आपने को मालूम होगा कि जो फोर्स होता है दोस्तों किसी पॉइंट पे फोर्स जो होता है Q चार्ज पे, वो होता है दैट चार्ज Q मल्टीप्लाइड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ऑन दैट पॉइंट, यानी Q इंटू ई होता है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे जो दिया हुआ है उस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फोर्स मिल जाएगा। और डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अपने को मालूम है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, फील्ड निकाल लेंगे। एट 00 बी पे निकालने बोला है फोर्स, तो सबसे पहले एट 00 बी पे हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर 2 कॉस थीटा, थीटा 0 डिग्री हमने क्यों लिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारा पोजीशन है दोस्तों अलॉन्ग जेड एक्सिस है, क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और डायपोल मोमेंट भी क्वेश्चन में जेड एक्सिस में ही है, तो थीटा कितना हो जाएगा, दो वेक्टर के बीच का 0 हो जाएगा। तो 2 कॉस 0 माइनस साइन 0, सॉरी प्लस है ये, प्लस साइन 0, साइन 0 का 0 होता है दोस्तों और कॉस 0 का 1 होता है, तो यहाँ से एक 2 आएगा, और बी डिस्टेंस पे है तो आर क्यू की जगह बी क्यू हो गया है। तो ये कितना बचा दोस्तों, 2 पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी क्यू। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला दोस्तों एट द पोजिशन 0,0, बी पे। अब हमको उस पॉइंट पे फोर्स बताना है कि वो चार्ज कितना फोर्स डायपोल को लगाएगा। तो चूँकि दोस्तों हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू होता है क्यू टाइम सी, तो क्यू का क्यू और ई कितना है दोस्तों 2 पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी क्यू। तो ये फाइनली कितना हो गया 2 पी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी क्यू। तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन है, लेकिन ऑप्शन में जो दिया है दोस्तों कितना दिया है पी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी क्यू, उसमें 2 नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो भी क्या है हमारा गलत है, क्योंकि इसमें 2, तो ऑप्शन डी भी गलत है, बी सी सही है और ए भी क्या है गलत है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेट ईएमटी का ही क्वेश्चन है, पोलराइजेशन टॉपिक से क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ए डाइलेक्ट्रिक स्फेयर ऑफ रेडियस आर हैज़ कांस्टेंट पोलराइजेशन पी इक्वल टू पी नॉट जेड कैप। यहाँ पे अब डायपोल मोमेंट नहीं है दोस्तों, ये क्या है, यहाँ पे अब पोलराइजेशन दिया हुआ है, पोलराइजेशन का ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों। पोलराइजेशन इक्वल टू होता है डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि स्मॉल पी पर यूनिट वॉल्यूम। डायपोल मोमेंट को स्मॉल पी से दोस्तों लिखते हैं और पोलराइजेशन को कैपिटल पी से। इन जनरल आप चाहें तो आप किसी से भी नोट कर सकते हैं। अभी जो हमारा पोलराइजेशन है दोस्तों उसका डायरेक्शन जेड कैप में है और मैग्नीट्यूड है उसका पी नॉट, सो दैट द फील्ड इनसाइड द स्फेयर इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज माइनस पी नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट जेड कैप। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है दोस्तों। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, द बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज पी नॉट कॉस थीटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर ऑन द जेड एक्सिस वेरीज एज इतना, एंड वगैरह वगैरह। एक एक करके सारा ऑप्शन को चेक करते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग ये चूँकि एक डाइलेक्ट्रिक स्फेयर है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से होगा। इसका रेडियस यहाँ पे देखिए, ये रेडियस कितना दे रखा है दोस्तों, आर दे रखा है। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा।
तो किसी क्षण जो ये डायरेक्शन होगा दोस्तों ये आर कैफ होगा, और ये मान लीजिए जेड कैफ है, ये जेड कैफ है, सपोज कर लीजिए ये एंगल थीटा नहीं है, ये जेड एक्सिस है, ये पोजीशन वेक्टर आर है दोस्तों, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये आर कैफ है दोस्तों और ये जेड कैफ है। तो आर कैप का जेड कैप के अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट होगा दोस्तों, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी होता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है पी डॉट एन कैप। यहाँ पे पी पोलराइजेशन है और एन कैप इज द नॉर्मल टू द सरफेस है। तो पी नॉट जेड कैप दिया हुआ है पोलराइजेशन का वैल्यू डॉट आर कैप, एन कैप मतलब रेडियल डायरेक्शन टू द नॉर्मल टू द सरफेस, तो कितना होगा दोस्तों, ये आर कैप होगा, क्योंकि ये स्फेयर है तो रेडियल डायरेक्शन ही परपेंडिकुलर होगा सरफेस पे इसका। आप किधर से मिले तो रेडियल डायरेक्शन ही होगा जो सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये पी नॉट का पी नॉट हो गया दोस्तों, और जेड कैप डॉट आर कैप जब आप करेंगे तो अभी हम आपको दिखाएं कि चूँकि जेड कैप इधर है और ये आर कैप इधर है, तो आर कैप का कौन सा कंपोनेंट अलॉन्ग जेड कैप होगा, तो वो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा। और चूँकि जेड कैप आर कैप क्या है दोस्तों, एक यूनिट वेक्टर है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा 1 1 हो गया, और थीटा एंगल उनके बीच अगर मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एक कॉस थीटा का फैक्टर आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इस तरह से ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, करेक्ट है। ऑप्शन बी में कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर ऑन द जेड एक्सिस वेरीज एज 1/r²। दोस्तों आपको बताते चले कि यहाँ पे जो सिस्टम है ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह काम करेगा, क्योंकि एक स्फेयर है तो इधर हाफ पोलराइज इसका पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर नेगेटिव क्लाउड ऑफ चार्ज इधर जमा हो जाएगा, इधर पॉजिटिव क्लाउड ऑफ चार्ज जमा हो जाएगा सेम अमाउंट में। तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह काम करेगा, -q + q की तरह, कुछ डिस्टेंस 2r डिस्टेंस पे सेपरेट होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे, तो ये 1/r² से वेरी नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल का 1/rq से वेरी करता है। तो ऑप्शन बी दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन अगर आप डी का बात कर ले पहले, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है। डी का बात कर ले कि द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द डायपोल एट द ओरिजिन, यस दिस इज करेक्ट, क्योंकि एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो होगा वो डायपोल की तरह होगा, यानी कि 1/rq से वेरी करेगा। तो ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, सही है। ऑप्शन सी में कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 2r ऑन द जेड एक्सिस इज P0r/12ε0। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कहाँ पे, एट ए डिस्टेंस 2r, उसका जो वैल्यू दे रखा है दोस्तों पोलराइजेशन P0 के टर्म में दे रखा है। तो हमको सबसे पहले पोलराइजेशन को ही यूज करके इसको बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये डायपोल की तरफ बिहेव करेगा तो हम लोग उसका ही पोटेंशियल यूज कर लेंगे। 1/4πε0 P.r² होता है, ठीक है। इसी को हम लोग P cos θ/r² भी लिखते हैं। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम आपको बताया था, क्योंकि P.r का ही वैल्यू P cos θ हो जाएगा, यूनिट वेक्टर 1 हो जाएगा। 1/4πε0, अब समझ पा रहे हैं P.r को हम P cos θ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि P.r मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ P A.P का फॉर्मूला लगा रहे हैं, आर कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा हुआ, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर कैप एंड पी वेक्टर। तो चूंकि ये यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो यार ये पी का मैग्नीट्यूड पी हो जाएगा, तो यहाँ से पी बचा और ये कॉस थीटा, तो उसी को हम लोग 1/4πε0 P cos θ/r² भी कई दफ़ा लिखते हैं। अभी हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। ओके, सो 1/4πε0 ये रह गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो P है दोस्तों ये डायपोल मोमेंट है, और अभी अभी हम आपको बताएं कि जो पोलराइजेशन होता है दोस्तों वो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो हम यहाँ डायपोल मोमेंट को रिप्लेस करना चाह रहे हैं पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम से। तो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए पोलराइजेशन हमने कैपिटल P.r लिख दिया। अब यहाँ पे जो P है दोस्तों ये पोलराइजेशन है, और वॉल्यूम कितना है 4/3πr3, क्योंकि रेडियस r का स्फेयर है ये। तो पोलराइजेशन, अब ये पोलराइजेशन P है, ठीक है, ये अब डायपोल मोमेंट नहीं है चूँकि वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे 1/4πε0 4πr3/3, और ये पोलराइजेशन कितना है दोस्तों हमारा P0 जेड कैप है, पोलराइजेशन वेक्टर P0 जेड कैप है, डॉट हम लोग अलॉन्ग जेड कैप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी जेड कैप है बाई r²। तो हम लोग को कितना डिस्टेंस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन पे बोला है 2r, ठीक है। तो 2r का होल स्क्वायर दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं ये 4π, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो 4π है ये दोनों कट गया, और यहाँ से सिर्फ ε0 बचा,
तो यहाँ पे हमने एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से पी नॉट बचा, यहाँ से आर स्क्वायर से आर क्यू कट जाएगा तो ऊपर में एक आर बचेगा तो पी नॉट आर बचा। नीचे में 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 हो गया और यहाँ पे ये 3 हो गया तो 4 3 जा 12 हो गया। तो इस तरह से वैल्यू कितना गया पी नॉट आर बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ऑप्शन सी जो है दोस्तों, ऑप्शन सी में भी कुछ पोटेंशियल यही दिया था पी नॉट आर बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है। और डी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डी क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए और सी, और बी गलत है दोस्तों, और डी जो है वो सही है। ठीक है, डी सही है, ओके डी सही है, बी गलत है, ए और सी भी सही है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 38. An object of mass small m with non-zero angular momentum small l is moving under the influence of gravitational force of a much larger mass. Ignore drag force ignore कीजिए। Which of the following statement is are correct? दोस्तों ये कैप्लर्स लॉ का क्वेश्चन है, कुछ उसी तरह कैप्लर्स लॉ से ये बन जाएगा। कह रहा है द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव देन द ऑर्बिट इज ऑलवेज सर्कुलर। दोस्तों हम आपको बताते चले कि अगर आप सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम पढ़े होंगे तो उसमें थ्योरी में आपको पढ़ाया गया होगा कि जब टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है तो जो शेप होता है दोस्तों ऑर्बिट का वो इलिप्टिकल होता है, और उस जब पूरी तरह से स्पेशल केस है उसका, एक स्पेशल केस है सर्किल, तो इन जनरल जब नेगेटिव होता है तब वो कैसा होता है दोस्तों, वो इलिप्टिकल होता है। तो ये ऑलवेज सर्कुलर होगा। जब एनर्जी नेगेटिव होगा तब ऐसा ज़रूरी नहीं है, इलिप्टिकल भी हो सकता है और सर्कुलर भी। तो ऑप्शन ए रॉन्ग है। द मोशन ऑफ मास एम ऑलवेज ऑकर्स इन ए 2 डायमेंशनल। दोस्तों ये सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम है, तो सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो प्रॉब्लम्स है केप्लर्स लॉ के, वो 2D में ही डिफाइन होते हैं। तो ये मोशन दोस्तों 2D में ही होगा, ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर एंगुलर, ओके यस, ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नॉट लीनियर मोमेंटम। उसी के कॉन्सिक्वेंस है कि मोशन 2D में ही कन्फाइंड होता है। ऑप्शन सी का बात करें तो ऑप्शन सी में है इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो देन द ऑर्बिट इज पैराबोला। यस, जब सिस्टम का टोटल एनर्जी दोस्तों जीरो होता है तब ऑर्बिट का शेप कैसा होता है, पैराबोला। दोस्तों हम इसको यहाँ पे पूरा थ्योरी हम आपको नहीं बता सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये केप्लर्स लॉ सेंट्रल फोर्स से अब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़ा लॉन्ग थ्योरी है, तो उसमें दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, डाटा इसको आप याद रखें तो बेहतर है। ई इक्वल टू दोस्तों जब 1 हो जाता है, ठीक है, सॉरी ई जब ग्रेटर देन 0 हो जाता है दोस्तों, एनर्जी जब 0 से ज़्यादा हो जाता है तो उस समय जो हमारा शेप बनता है वो हाइपरबोला बनता है। जब ई 0 के बराबर हो जाता है तब हमारा शेप पैराबोला बनता है, और जब ई लेस देन 0 हो जाता है दोस्तों, जिसको नेगेटिव बोलते हैं, तब इलिप्टिकल या सर्कुलर बनता है। इसको आप याद रखें। उसी तरह दोस्तों इसेंट्रिसिटी का भी केस होता है कि उसको भी याद रखें, उस पर भी 19 में क्वेश्चन आया था। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू जब दोस्तों ग्रेटर देन 1 होता है तब हाइपरबोला बनता है, इक्वल 1 होता है तब पैराबोला बनता है, और जब लेस देन ई बनता है 1 बनता है तब सर्कुलर या इलिप्टिकल बनता है। तो ऑफकोर्स सी भी सही है, जब टोटल एनर्जी 0 होगा तब शेप ऑफ ऑर्बिट कैसा होगा, पैराबोला होगा। ऑप्शन डी में कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द particles bound orbit is s then its time period is 2ms/l। अगर एस एरिया बाउंड करेगा दोस्तों तो टाइम पीरियड कितना होगा इन टर्म्स ऑफ मास एंड एंगुलर मोमेंटम एंड एरिया। तो दोस्तों बहुत ही बेसिक है, आपको मालूम होगा कि जो केप्लर सेकेंड लॉ है उसमें बताता है कि रियल वेलोसिटी जो है दोस्तों कांस्टेंट होता है, यानी dA/dt इज L/2m, वेयर L इज एंगुलर मोमेंटम एंड m इज मास। दोस्तों एरिया dA अभी कितना एरिया स्वाइप कर रहा है, टोटल एरिया s स्वाइप कर रहा है ऑर्बिट, और dt इज द टाइम पीरियड, अभी t मान लेते हैं, इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम स्मॉल l दिया है और बाई 2m। तो यहाँ से देख सकते हैं कि टाइम पीरियड t कितना हो गया दोस्तों 2ms/l, यानी कि ऑप्शन डी जो है दोस्तों क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो डी भी सही है, सी भी सही है, बी भी सही है, और ए क्या है दोस्तों गलत है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ए गलत है, बाकी बी सी डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m fixed in space is observed from a frame rotating about its z axis with angular speed omega. The particle is in the frame's xy plane at distance r from its origin। दोस्तों एक पार्टिकल है m मास का
जो फिक्स्ड इन स्पेस इज ऑब्जर्व फ्रॉम ए फ्रेम रोटेटिंग अबाउट इट जेड एक्सिस। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दोस्तों जो जेड एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। द पार्टिकल इज इन द फ्रेम्स एक्स वाई प्लेन एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स ओरिजिन। ओरिजिन से दोस्तों पार्टिकल जो है हमारा वो आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन पे है हमारा पार्टिकल, एक्स वाई प्लेन पे है। इफ द कोरियोलिस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ऑन द पार्टिकल आर एफ कोरियोलिस एंड एफ सेंट्रीफ्यूगल रेस्पेक्टिवली, देन all the symbols have their standard meaning and refer to the rotating frame, then which of the following is are correct। दोस्तों आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। आपको बताते चले कि जो कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है -2m ओमेगा क्रॉस v। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा ओमेगा है दोस्तों, हमारा जो ओमेगा है v जो है वेलोसिटी दोस्तों, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर। क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर। और v इक्वल टू ओमेगा आर अगर हम लोग लिख सकते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये v का वैल्यू ओमेगा आर हो गया, तो ओमेगा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। और आर क्या है, हमारा रेडियल डिस्टेंस पार्टिकल का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये अभी कैपिटल आर डिस्टेंस पे है, तो स्मॉल आर के जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कैपिटल आर यूज कर रहे हैं। और अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द रेडियल डायरेक्शन ये होगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा आर कैप, ठीक है। तो -2m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर आर कैप, ये क्या हो गया, कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू। अब दोस्तों आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर याद करेंगे तो वो होता है m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर आर कैप। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो m ओमेगा स्क्वायर आर आर कैप हो गया। ये भी रेडियल डायरेक्शन में होता है, ठीक है, लेकिन दोनों का सेंस में एक दूसरे का नेगेटिव है दोनों। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू हो गया दोस्तों m ओमेगा स्क्वायर आर आर कैप। और दोनों को अगर ऐड करेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऐड करने पे ये -2 टाइम m ओमेगा स्क्वायर आर आर कैप है, और ये कितना है, प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर आर कैप। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -m ओमेगा स्क्वायर आर आर कैप। यानी कि आप अगर आप ऑप्शन मैच करेंगे तो सिर्फ ऑप्शन बी और सी आपके करेक्ट होंगे, और बाकी जो ए और डी है वो गलत होंगे। दोनों का सम 0 ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, हमने अभी देखा है इसका सॉल्यूशन। दोनों का सम -m ओमेगा स्क्वायर आर आर कैप, दोस्तों ये करेक्ट ऑप्शन है। एफ कोरियोलिस फोर्स इज -2m ओमेगा स्क्वायर आर आर कैप, दोस्तों ये भी सही ऑप्शन है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोस्तों नेगेटिव उसमें नहीं होता है, तो -m ये गलत ऑप्शन है। तो डी क्या है दोस्तों, इस तरह से गलत है, सिर्फ बी और सी सही है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 MSQ सेक्शन बी का। An isolated box is divided into two equal compartments by partition, see figure. One compartment contains a van der Waals gas while the other compartment is empty. The partition between the two compartments is now removed. After the gas has filled the entire box and equilibrium has been achieved. Which of the following statements is are correct? दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये बॉक्स है, इसका 2 कंपार्टमेंट है। इसमें क्या रखा गया है, एक वैन डर वाल गैस, आइडियल गैस नहीं, क्या रखा गया है, वैन डर वाल गैस रखा गया है। सेम वॉल्यूम का दोनों साइड है। अब इसको क्या किया जा रहा है दोस्तों, इस कंपार्टमेंट को ओपन किया जा रहा है, तो पूरा कंटेनर में क्या होगा, गैस भर जाएगा। इस पार्ट में भी गैस आके फिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज करेगा। तो चेंज इन वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। पहला डाटा मिल गया कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि जब इसको छोड़ दे रहे हैं तो इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। ऑफकोर्स व्हाई नॉट, इक्विलिब्रियम रीच करेगा सिस्टम, ओके। मतलब सिस्टम हैज़ मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी को गेन कर लेगा। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों जैसे हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो एक बात तो कन्फर्म है, बाय जनरल एनालॉजी आप कॉमन सेंस से सोचिए कि आपके पास मान लीजिए एक छोटा सा बॉक्स में गैस है, तो उस समय जो होगा, अगर एक छोटा वॉल्यूम में आप छोटा सा डब्बा में आप गैस भर रहे हैं, मान लीजिए 5 kg, तो उसमें जो मॉलिक्यूल के बीच में दोस्तों कॉलिजन होगा, वो कॉलिजन थोड़ा ज़्यादा होगा अगर आप उसी को बड़ा डब्बा में भरते हैं। बड़ा डब्बा में जब भरेंगे तो एक्सपैंड ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो कॉलिजन का रेट घटेगा दोस्तों, तो थर्मल एनर्जी घटेगा, तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर भी घटेगा। तो इस केस में अभी देख रहे हैं जब गैस इस कंपार्टमेंट में था तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, और जब ये ओपन हो जाएगा, ये दोनों कंपार्टमेंट में मिल के फिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ने के कारण टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज करेगा।
तो टेम्परेचर ऑफ द गैस हैज़ डिक्रीज, डी सही होगा, और सी इसका उल्टा है तो वो गलत होगा। अब इंटरनल एनर्जी के बारे में बताना है, ठीक है। तो उसके लिए जो दोस्तों हमारा वैन डर वाल गैस है उसके लिए एक इक्वेशन होता है, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम में एक रिलेशन होता है दोस्तों। जो डी होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो होता है सी वी डी टी प्लस ए बाई वी स्क्वायर डी वी। ये वैन डर वाल गैस के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, आप ये कोफिशिएंट से आप समझ पा रहे होंगे कि वैन डर वाल में ही ये कोफिशिएंट होता है, आइडियल गैस में नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं दोस्तों, तो एक्सपैंड कर रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है दोस्तों, और हम लोग अभी ये भी देखें कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बाय कॉमन एनालॉजी टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीज करने पे डिक्रीज होगा। तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है दोस्तों, ये डिक्रीज कर रहा है, तो ये कन्फर्म है कि जो डी यू होगा वो जीरो होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। और अगर डी यू हैज़ टू बी कांस्टेंट, डी यू इज टू बी जीरो सच दैट द यू इज कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि चेंज अगर जीरो होगा दोस्तों तो इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए और बी में इंटरनल एनर्जी के बारे में, वो आप यहाँ से देख लिए कि चूँकि डी यू जीरो होगा सच दैट इंटरनल एनर्जी इज टू बी कांस्टेंट। तो दोस्तों इंटरनल एनर्जी ऑफ द केस हैज़ नॉट चेंज्ड, ये सही बात है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि डेल्टा वी क्यों होगा, जीरो इसलिए होगा क्योंकि डी टी डिक्रीज करेगा और डी वी इंक्रीज करेगा, और हम लोग उस रिलेशन से मैथमेटिकली इसको देख लिया। और इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस हैज़ डिक्रीज, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि उसी का उल्टा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही है, सी सही है और डी सही है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।